नमस्कार। नमस्कार जी। मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मेरे साथ हैं वयोवृद्ध अधिवक्ता, अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि जितने भी बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उन्होंने शहर को बहुत नजदीक से देखा है, इनके कार्यकलापों को देखा है। शहर कैसे बढ़ा, पुराना उदयपुर कैसा था, और जो सबसे बड़ी बात इस समय पे चल रही है और वो जो इम्पोर्टेंट है वो है 9 अरब रुपए का जो केस हारे गए यूआईटी के द्वारा। उनमें से एक फील्ड क्लब का केस है जो कि 150 करोड़ का था। उसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि श्याम सुंदर जी शर्मा जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो ये केस लड़े थे। अब उन्होंने उस पर अपील की है। श्याम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे जी पहले तो श्याम जी ये बताएं कि ये जो फील्ड क्लब का केस है जी। ये क्या केस था और किस आधार पर यह लड़ा जा रहा था? फील्ड क्लब का केस इस आधार पर था कि इनका जो नामांकन जो यूआईजी ने बिना किसी अधिकार के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आधार पर वहाँ के तत्कालीन बेचारे जो है क्लर्क वगैरह होते थे, तो अध्यक्ष का कहना मानते थे, उसके आधार पर नामांकन जो है वो खोल दिया गया था। जब इसकी शिकायत हुई थी तो उस शिकायत के आधार पर यूआईटी ने पूरी इंक्वायरी की। इस शिकायत के आधार पर इसी जमीन के बारे में राजेंद्र चतुर ने भी अपना पक्ष रखा था कि ये उनके दादा की जमीन है, तो आधी एक्वायर की गई थी और कुछ जमीन बची हुई थी, इसलिए वो उनकी जमीन है। दोनों पक्षों को, पार्श्वनाथजी चतुर और फील्ड क्लब के अधिकारियों को बुलाया गया यूआईटी में। उन दोनों को सुना। उनको सुनने के पश्चात यूआईटी ने जो है इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जयपुर भेजी थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने पूरी पत्रावली देखने के बाद ये पाया कि तत्कालीन अध्यक्ष श्री शेषमल जी पगारिया ने बिना किसी आधार के, क्योंकि वो उसमें फील्ड क्लब के मेंबर थे और इसी तरह से कानूनी सलाहकार थे एनएल कछारा, उन्होंने भी, वो भी फील्ड क्लब के मेंबर थे, इसलिए फील्ड क्लब का पक्ष लेते हुए ये लिख दिया कि नामांतरण खोल दिया जाए। जबकि नामांतरण के लिए जो है वो पूरी पत्रावली ट्रस्ट की मीटिंग में पेश होती है और उसके बाद उस पर निर्णय होता है। परंतु क्योंकि अध्यक्ष थे, नीचे के अधिकारियों को उनका कहना मानना था और इसलिए उन्होंने नामांतरण खोल दिया। शिकायत होने पर जो है राज्य सरकार में गई। राज्य सरकार ने, और उस समय में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने यह पाया कि ये नामांकन अवैध है, तो उन्होंने यूआईटी को ऑर्डर दिया कि आप तत्काल प्रभाव से इनका नामांकन निरस्त करो। दिनांक 9/7/1990 को यूआईटी ने फील्ड क्लब के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर कह दिया कि आपका नामांकन निरस्त किया जाता है। नामांकन जब निरस्त हो गया तो उसके बाद में फील्ड क्लब की तरफ से एक नोटिस दिया गया था और उसके बाद में उन्होंने डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का दावा किया। यह दावा किया था सन 1998 में। उस समय यूआईटी को जो नोटिस मिला था, यूआईटी के जो तत्कालीन एडवोकेट थे, पैनल एडवोकेट, उन्होंने उसका जवाब दावा प्रस्तुत किया। बाद में जाकर मुझे इसमें इंगेज किया गया कि साहब अब ये मुकदमा आपको कंटेस्ट करना है। मैंने पूरी पत्रावली देखी, ये पाया गया कि जवाब दावे में बहुत सारी कमियां हैं, तो मैंने उसमें संशोधन का प्रार्थना पत्र पेश किया और कई सारी नई बातें जो है मैंने जोड़ी। कोर्ट ने मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया और वो रिकॉर्ड पर आ गया। रिकॉर्ड पर आने पर जो है मैंने सबसे पहले उसमें आपत्ति ये उठाई कि साहब दावा इन्होंने किया है वो केवल 8 रुपए कोर्ट फीस पर दावा पेश किया था, सिर्फ 8 रुपए पे, केवल 8 रुपए पे। डिक्लेरेशन की उन्होंने मालियत की थी 100 रुपया और इंजंक्शन की मालियत की थी 400 रुपया। यूं करके 500 रुपए की कोर्ट फीस पे 500 रुपया केवल मालियत मानते हुए 8 रुपए कोर्ट फीस पर वो दावा पेश किया। मैंने उसमें ऑब्जेक्शन लिया। की कीमत काफी बहुत ज्यादा रही होगी। मैंने उस समय पर मतलब प्रार्थना पत्र में संशोधन किया
मैंने कहा साहब इसकी कीमत कम से कम आज 1 करोड़ रुपया है। जी, ये बात है सन 2000 की। जी, तो मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ, उसके ऊपर आधार पर तनखी बनी, तनखी बन के उसमें एविडेंस हुई। इसमें खास बात यह थी कि उसी समय पार्श्वनाथ चतुर ने भी इसमें पार्टी बनने के लिए दरख्वास्त लगाई, जी, तो वो उनकी दरख्वास्त जो है खारिज कर दी गई। जी, उसके बाद में इस मुकदमे में तनखी बनने के बाद फील्ड क्लब की तरफ से अमित शर्मा, जी, अनुज शर्मा, जी, जो उनके सेक्रेटरी थे, उनके बयान कराए। उनके बयान जो करीबन 3 रोज तक चले जी, और करीबन 20 पेज की गवाह के जिरे मेरे द्वारा की गई। जी, एक एक पॉइंट पर उनका पूछा गया। जी, उसके बाद में हमारे गवाह क्या आए, तो मैंने रणजीत सिंह तहसीलदार के बयान करवाए और उसके जो बाद आजकल वर्तमान में तहसीलदार है, पहले भी खुद थे, यहाँ थे। जी, उसके बाद उनका बीच में ट्रांसफर हो गया, जी, वो टीडी में लगे हुए थे और टीडी से यहाँ मैंने बुला के उनके बयान करवाए। जी, जी, ये सब होने के बाद जब बहस चली तो मैंने, कारण क्या था कि ये जो भूमि है जो फील्ड क्लब के पास कहाँ से आई, ये मैं आज बताना चाहता हूँ जी, कि मेवाड़ सिविल सर्विस एसोसिएशन, यस सर। तो मैं आप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जमीन जो है, क्योंकि मेवाड़ सिविल सर्विस एसोसिएशन को दी गई थी, पट्टा दिया था और मेवाड़ गवर्नमेंट ने पट्टे में शर्तें लगाई थी। जी, उस शर्तों की पालना करना मेवाड़ सिविल सर्विस एसोसिएशन का दायित्व था, वो पालना नहीं हो पाई। और उसके बाद में मेवाड़ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने क्या किया, सन 1953 में ये भूमि केवल एक खाली कागज के आधार पर जी, लिख के कि ये भूमि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जी, उसके साथ में मेवाड़ सिविल सर्विस एसोसिएशन के सभी मेंबर जो है वो फील्ड क्लब में नियत हो जाएंगे जी, और ये भूमि हम दे रहे हैं। न तो वो स्टाम्प पर था और न रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। और इस तरह से वैल्यूएबल जमीन जो है, जो करीब 1 बीघा के आसपास है, जी, वो भूमि जो है मेवाड़ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने फील्ड क्लब को दे दी। जी, फील्ड क्लब ने उसी आधार पर साहब ये भूमि हमको दी है, तो उसके आधार पर नामांतरीकरण करा दिया, तो नामांतरीकरण कैंसिल हो गया जी, और फिर इन्होंने इसका कोर्ट में दावा पेश कर दिया। जी, दावा चलता रहा, एविडेंस कराई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में इसमें बहस हुई, करीबन 4 रोज तक बहस चलती रही। जी, मैंने अपनी किताबें दी थी जी, कि साहब ये जो है, क्योंकि ये खाली कागज है और ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, जी, इसलिए शहादत में नहीं आ सकता। इसके अलावा भी क्योंकि 100 रुपए से अधिक कीमत कोई दस्तावेज है, वो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जी सर, रजिस्टर एक्ट के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से। जी, वो रजिस्टर्ड नहीं था। मैंने ये दोनों आपत्तियां ली थी, इसके ऊपर तनखी भी बनी थी। जी, अब मैं आपको एक सैलेंट फीचर इस मुकदमे में ये बताता हूँ जी सर, कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जी, न्यायालय ने करीब 3 माह बाद अपना निर्णय लिखा। ओह, 3 महीने तक बराबर पेशियां बदलती रही जी, और 3 महीने बाद वो निर्णय उन्होंने लिखा, जी, जिसमें करीबन 18 पेज तक तो केवल वादी का दावा, प्रतिवादी का जवाब और यही लिखा। और उसके बाद में केवल 4 पेज में सभी तनखियों का निर्णय उन्होंने कर दिया। जी, और उसमें मेरी जो सबसे बड़ी तनखी थी कि साहब ये, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की मालियत का है, मैंने उस पर एविडेंस दी, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बताया कहाँ साहब इसकी वैल्यू जो है वो, उस समय की डीएलसी रेट तो होगी ना पूरी की। उस समय में डीएलसी रेट नहीं होती थी। जी सर, डीएलसी रेट जो है वो सन 1982 में लगी। जी, उस समय में केवल ये अंदाज लगाते थे ये लैंड कितने की है, तो मैंने उसका अंदाज लगा के जी, आसपास के रेट और आसपास जो पोलो ग्राउंड बसा था जी, उसकी रेट को देखते हुए मैंने कहा भाई कम से कम ये 1 करोड़ रुपए की जी, जमीन है और उसके ऊपर इनको दावा करना चाहिए। जी, और जब 1 करोड़ का दावा है तो इस न्यायालय में दावा नहीं चल सकता, जी, बार्ड बाई लॉ है जी, और बार्ड बाई जुडिक्शन है, ये दोनों ही मैंने लिए थे। न्यायालय ने
ये कह करके नहीं, ये जो है उस समय जो था वो उसके आधार पर था, यूं करके गोलमाल करके और केवल 4 लाइन में इस तनकीह को फैसला कर दिया, जी जबकि सबसे बड़ी तनकीह यही थी। जी इसके अलावा नामांतरण का जहां तक सवाल था, स्टेट गवर्नमेंट को राइट था। जी स्टेट गवर्नमेंट वो राइट के बारे में मैंने यूआईटी एक्ट की धारा 104 ए जी बता दी थी। साहब 104 ए में स्टेट गवर्नमेंट को सब पावर है, जी क्योंकि कंट्रोलिंग पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। जी तो यूआईटी के ऊपर जितना भी कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, जी और जब स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी ये मेरा कथन था। कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जो है वो जो है नामांतरण तो सही खुला है, और पहले आपकी राय ली थी, एलए की राय थी, अध्यक्ष की राय थी, उसके आधार पर खुला। मैंने कहा साहब यही तो गलती हुई है, जी अध्यक्ष और उसके आधार पर ही तो गलती हुई है, जी और उसी के आधार पर जो है ये माना है। और उसके ऊपर भी मैंने अथॉरिटी दी, यदि स्टेट को यदि कोई इलीगलिटी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको सुधारने का बड़ा मौका स्टेट गवर्नमेंट को है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा था यूआईटी ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने किया। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि साहब क्योंकि सन 53 में ही मेवाड़ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने अपनी जमीन जो है वो फील्ड क्लब को दे दी, पट्टे की पालना नहीं हुई, 2 साल में उनको वो करना था, 2 साल में नहीं किया तो अपने आप वो जमीन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट हो जाती है। जी जी ये सब उनको बताया। कोर्ट ने कहा नहीं, तो हमने कहा साहब इसके ऊपर जो है हमने यूआईटी 1959 में बनी, जी पहले स्टेट गवर्नमेंट थी। उदयपुर के आसपास जो भी आबादी लैंड थी जी वो स्टेट गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ ऑर्डर, जी एक ऑर्डर से वो सभी जमीन जो है यूआईटी के वेस्ट होगी। तो ये जमीन जो है 1982 में यूआईटी के पास आ गई, यूआईटी का कब्जा था। इनका नाजायज कब्जा देखा, नाजायज कब्जे के आधार पर इनको नोटिस दिया था, तहसीलदार के यहाँ कार्रवाई चलती, इनके खिलाफ निर्णय हुआ, उसकी कोई अपील इन्होंने नहीं की। मैंने कोर्ट को कहा, मैंने कहा साहब आपको जो है ये इसके ऊपर डिसीजन देना है। कोर्ट ने उसके ऊपर चुप्पी साध दी और किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं दिया, और इस तरह से कोर्ट ने, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजुडिस होकर यूआईटी के फेवर में जो है वो दावा डिक्री कर दिया। इसी जमीन के बाबत पार्श्वनाथ के वारिस राजेंद्र चतुर और उनके सभी भाई वगैरह ने मिलकर इसी जमीन के बाबत दावा किया कि साहब ये हमारी जमीन है। तो उनका दावा भी लड़ा, तो उनका दावा तो खारिज कर दिया, जबकि उनके दादा ने ये जमीन किसी भील से खरीदी थी। उसके बाद में नामांतरण हुआ, परंतु उसमें क्या हुआ था कि पोलो ग्राउंड जो स्कीम बनी थी उसमें उनकी जमीन को ले लिया और वहां पोलो ग्राउंड बना दिया। तो ये भी पोलो ग्राउंड का हिस्सा था। तो मैंने कहा भाई ये तो पोलो ग्राउंड का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जमीन जितनी एक्वायर की उसके अलावा जो बची थी वो 1 बीघा जमीन थी वो मेरी है, परंतु उसका दावा भी खारिज कर दिया। तो उसका दावा तो खारिज कर दिया। और यूआईटी मतलब फील्ड क्लब का आप बात करो तो उनकी कोई मतलब टाइटल ही नहीं था उनके पास। खाली एक कागज पर कोई लिख के दे दे कि मैं अपना मकान जो है ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत, स्टैंप एक्ट के अंतर्गत उसकी पालना होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई और दावा डिक्री कर दिया इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट समव्हाट प्रेजुडिस होकर जो है या उसकी हमने यूआईटी जो अब यूआईटी के जो है वो उदयपुर विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से हमने अपील पेश की और उसके साथ में स्टे किया, प्रार्थना पत्र पेश किया। फील्ड क्लब की तरफ से अपीयरेंस आ चुकी है, उनका जवाब आया है और अब उसकी हियरिंग जो है वो 28 तारीख को स्टे पर रखी गई है। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम जो है मैंने आपको इस मुकदमे के बारे में बता दिया। सर इसमें 2 बातें हुई थी, मैंने राहुल जी जैन से बात की थी, तो उन्होंने कहा था एक तो वो जो एक सिंपल कागज है जिसके ऊपर ये ट्रांसफर हुआ फील्ड क्लब को
वो थोड़ा सा अगर कहीं आपके पास हो तो मुझे अवेलेबल करवा दीजिए। मैं आपको जी उस कागज की कॉपी दे देता हूँ, जी सर। अभी मेरे पास उपलब्ध है। जी मेरे जूनियर अभी आ जाएंगे, जी उनकी फाइल में से निकला के जी मैं उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। उसमें केवल ये लिखा है उन्होंने, केवल जी सर, ताकि ले हमारी श्रोताओं को वो चीज क्लियर हो जाए, वो कागज एक्चुअली क्या है जिसपे ये पूरा घपला हुआ, और उसके बाद अभी मैं निकला के आपको दे देता हूँ जी सर। थोड़ी और देर दूसरा अपने। एक बात और थी सर, हाँ, जो राहुल जी जैन साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा आश्चर्यजनक फैसला है हमारे लिए, तो इस तरह से फैसला आना, क्योंकि जिस पर्पज से यूआईटी किसी को जमीन देती है, अगर वो पर्पज पूरा नहीं होता तो वो जमीन अपने आप वापस वापस आ आ जाए। जाती है। तो इसमें भी यही था। जी सर। इसमें जो है पट्टे पे दी थी, उस पट्टे में 5 शर्तें दी थी। जी सर। और पहली शर्त ये थी कि दो साल में आपको यहाँ पर अपने ऑफिस का निर्माण करना है। वो तो करना था, वो आईएएस एसोसिएशन को, इनको तो देना करना ही नहीं था। नहीं, इनके पास तो था इनको कि तो कुछ करना ही नहीं था। इनको तो शर्त ही नहीं पर थी इनके साथ तो। इसके अलावा भी इनका कहना ये है साहब कि आपने मेरा नामांतरण कर लिया इसलिए मेरी मिल्कियत मान ली। जी नामांतरण से कभी भी मिल्कियत ट्रांसफर नहीं होती है। जी इस पर राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट है, जी रेवेन्यू बोर्ड के जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जी कि ट्रांसफर इज ए समवट और नथिंग एल्स बट एक फिजिकल जो है वो फिजिकल एंट्री है। जी केवल एंट्री होती है, कहाँ पर हमने हजार। जी अब हुआ क्या है कि अपने यहाँ लोगों ने यह समझ लिया कि ट्रांसफर से मिल्कियत हो जाती है। ट्रांसफर से मिल्कियत नहीं होती, मिल्कियत तो केवल दस्तावेज से होती है। जी सर। एक एक इशू आया था कि कोई 5,000 रुपए जमा कराए थे, वो 5,000 रुपए रिबैक हुए थे इनको, और उसको लेकर जो 3 पत्रावलियां हैं वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उसको लेकर शायद आपने भी कोर्ट में नहीं, ऑब्जेक्शन उठाया था। 5,000 रुपए का बाबत इस मुकदमे में कोई बात ही नहीं आई। अच्छा। और 5,000 के बाबत कोई न तो तनकी है, न उनकी बहस है और न उनकी प्लीडिंग है। अच्छा, कोई प्लेडिंग ही नहीं आई। अच्छा, जो 3 फाइलें सर जिनका हवाला दिया गया था, वो जो मतलब आप गायब है वो गायब नहीं है। जी सर। ऐसा था जी कि वादी की तरफ से महेंद्र मेहता जी ने एक दरख्वास्त लगाई थी जी कि साहब यूआईटी की ओरिजिनल फाइल आप मंगवा लो, जी उसमें सब लिखा हुआ है जो मालूम हो जाएगा। जी तो ओरिजिनल फाइल जो है यूआईटी की, जो इस जमीन के बाबत है, जी जिसमें यूआईटी और फील्ड क्लब के बीच में विवाद चला था, वो पूरी फाइल जो है कोर्ट में पेश है जी। और कोर्ट के पोजीशन में है और कोर्ट के लॉकअप में पड़ी हुई। अच्छा, कोर्ट के लोकअप में है। ये थे श्याम जी भाई साहब, जिन्होंने आपको पूरा पंजाब ये सॉरी फील्ड क्लब के बारे में बताया, उसके बारे में जानकारी दी। इससे हमें बहुत कुछ क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं कि 150 करोड़ रुपए की जो अब आप वर्तमान हालत में जमीन है वो यूआईटी को वापस मिलेगी और इससे शहर का विकास होगा। श्याम जी भाई साहब, आपने एक इशू पे तो बात कर ली, अब दूसरा इशू हमसे कंसर्न है, हम पंजाबियों से कंसर्न है, क्योंकि पंजाबी बाग जहाँ बना वो आपके मित्र पंड्या जी की बाड़ी थी, और आप उस बाड़ी में, आप जैसा आपने मुझे बताया था कि बहुत पहले से, जब पंजाबी बाग को ये जमीन ट्रांसफर हुई उससे बहुत पहले से वहां जाते थे, वहां एंजॉय करते थे। पंड्या जी आपके बहुत अच्छे मित्र थे, वकील साहब थे। उसके बारे में थोड़ा सा पंजाबी बाग के बारे में मैं आपको बताऊं जी सर, पंड्या जी की बाड़ी के बारे में कि पूरा पंजाबी बाग और उस पास में जैन कॉलोनी जी और उसके पास में लगी हुई और खाली जमीन, जी ये टोटल जमीन जो है वो 25 बीघा थी, जी सर। जो जगदीश लाल जी पंड्या की थी। जी जगदीश लाल जी पंड्या ने वहां पर जो है मकान बना रखा था और इधर किधर वो अपने दोस्तों को ले जाकर वहाँ पार्टी वगैरह करते, पकोड़े बनवाते, खिलाते वीकेंड के अंदर और खाना खाते जी सर। बाड़ी में। जी सर। फिर क्या हुआ था कि पंड्या जी पुरानी को, गोट कहते हैं जिसको, हाँ, गोट टाइप आप लोग करते थे। तो वोट करते थे, एडवोकेट एयरपोर्ट भी जाते थे जी 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 और उनकी फैमिली, जी सर। मतलब पत्नी सहित जाते थे। जी उसमें पंड्या जी जो है, जगदीश लाल जी पंड्या मेरे अंकल बंसीलाल जी शर्मा के खास दोस्तों में से थे। ओके। तो जी मैं सर। भी मतलब भतीजा था, जी मैं उनके साथ रहता था जी और उनका जूनियर भी था, जी तो मैं भी साथ जाता। जी तो उस समय बाद में जाकर क्या हुआ कि पंड्या जी को थोड़ी आर्थिक जो है वो समस्या पैदा हुई। इसके अलावा इस पूरी जमीन को बचाना उनके लिए बड़ा भारी था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि श्याम जी अपन मैंने थोड़ी जमीन जो है बेच दें। जी
तो उस समय में एक मिस्टर जैन थे, वो जमीन खरीदना चाहते थे। जी तो मैंने उनसे उनको मिलवा दिया। जी तो 2 लाख रुपया पर बीघा के हिसाब से तय हुआ और 10 बीघा जमीन जी उनको उस समय में जैन कॉलोनी के नाम से दे दी। जी तो जैन ने लेकर फिर जो है वहां प्लॉट बना दिए। जी, जो हरियन नगर है। हरियन नगर है। जी सर। उसके बाद में क्या हुआ कि ये पंजाबी बाग जो है बना, जी तो नाम तो इसका नहीं था पहले। जी सर, पहले बची तो हुई पंडिया जी जमीन की बाड़ी थी। बची हुई जमीन जो ऊपर की तरफ थी, और मतलब वो थी बीड़ की जमीन। जी तो बीड़ की जमीन थी, उसके लिए एक एडवोकेट है मिस्टर संचेती या नाम है ऐसा कुछ, संजीव तलवार। संजीव तलवार। जी जी वो 2-3 लोग आए थे, जी सर। उनसे अप्रोच की थी। जी तो पंड्या जी ने कहा यार 10 बीघा जमीन और भेज देते हैं। जी तो फिर मैंने उसमें ड्राफ्ट वगैरह बनाया, जी पैसे उनके आए, जी वो भी 2 लाख रुपए बीघा से बेची। जी सर। और इस तरह से 10 बीघा जमीन जो है वो 20 लाख में बेच के जी पंड्या जी को पैसे दिए गए थे। जी और फिर जो है उन्होंने इसका म्यूटेशन करा के जी और इसके प्लॉट बना के पंजाबी बाग का नाम दिया गया। जी। तो वो आज जो है वो पंजाबी बाग के नाम से है, हाँ परंतु इसमें मेरा पूरा हस्तक्षेप रहा, जी क्योंकि पंड्या जी मेरे अंकल के दोस्त थे, खास दोस्त थे, इसलिए मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं था। जी 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 मैंने कभी न तो पंजाबी बाग वालों को कहा कि भाई मेरा इसमें हिस्सा रहेगा, जी सर। या मैं मतलब अपनी मतलब मेहनत का पैसा लूंगा, कुछ नहीं। जी सर। क्योंकि वो पंड्या जी मेरे अच्छे मतलब घरेलू रास्ता था, उसमें मेरे कोई लेना देना नहीं था। मैंने उनकी पंड्या जी की मदद करने की जो की थी, और आज वो जमीन है। जी सर। मेरे मन में यदि कोई बेईमानी होती जी तो मैं भी कह सकता था भाई इतनी जमीन मैं दिला रहा हूँ, एक प्लॉट मेरे को भी चाहिए, पर मैंने कभी भी नहीं। जी और न तो मैंने ऐसा सोचा और न किया। जी सर। इस तरह से उस जमाने में कई लोगों के मैंने ड्राफ्ट लिखे, कई लोगों की जमीनें बिकी, पर मैंने कभी किसी को नहीं कहा भाई इसमें से मेरे को जमीन चाहिए। जी जी। मैंने कभी इन बात की परवाह भी नहीं की, और मैंने केवल मात्र मान लो किसी का ड्राफ्ट बना लिया, अपनी फीस ले ली और छुट्टी पाई। सर एक बहुत बड़ी बात जो आपसे पंजाबी बाग के बारे में जाननी है, पहले तो पंजाबी बाग चला, बहुत अच्छा बना, लोग पंजाबी पूरा समाज क्योंकि विस्थापित थे पाकिस्तान से, यहाँ आकर बसने लगे तो उन्होंने प्लॉट खरीदे। मगर यका एक एक ऐसी बात हुई कि ये जो रूप सागर की पाल है पहले नहीं थी वहां पे, वो छोटा नीचे के स्तर पे थी, वहां देवरा भी काफी नीचे था और पानी वहां भरता नहीं था जहां तक पंड्या जी की बाड़ी है। तो मुझे उस स्थिति को जानना है। देखो मैं बताऊं आपको, जी सर। उसका कारण ये था कि पंड्या जी के बाड़ी के ऊपर भी कई लोगों की जमीनें हैं। जी सर। पंड्या जी की बाड़ी के बीच में से होकर ऊपर के पहाड़ों का नाला जो है वहां निकलता है, रूपसागर में आता था। रूपसागर में आता था। जी सर। अब क्योंकि भूमि आसपास के लोगों की भूमि पानी में डूब जाती थी, जी तो लोगों ने क्या किया कि रूपसागर की पाल को खोद दिया, और खोद के पानी आगे निकल गया और आगे नाले में चला गया। जी और इस तरह से रूपसागर में जो पानी ठहरता नहीं था, जी और थोड़ा बहुत ठहरता था तो वो हरेक की जमीन के किनारे किनारे आके वहां तक भरता था, और पूरा नहीं भरता था। उसके बाद में क्या हुआ कि पंड्या जी की बाड़ी में जो पूरा नाला बीच में निकलता था, इन लेने वाले प्लॉट वालों ने क्या किया कि उस नाले को भर दिया। जी 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 और नाले का रास्ता बदल दिया। जी 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 नाले का रास्ता बदल के साइड में नाले का रास्ता दिया, तो पानी जो है फिर इस पंजाबी बाग में और अरिहंत नगर में घुसने लगा। पहले नहीं घुसता था। पहले नहीं घुसता था, पहले क्योंकि पूरी चैनल बनी हुई थी जी, उससे पानी निकल के और रूपसागर में चला जाता। रूपसागर से बेकनिया पुलिया होकर हैड नदी में चला जाता। पूरा आगे बेकनिया पुलिया होकर हैड नदी में जाता। जी सर। पर बाद में क्या किया कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो पाल ही खुदी हुई है, पानी बेकार जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने जो है जो वो थी नाला जो कटा हुआ था, जो पाल जो थी वो टूटी हुई थी,
उसको वापस दुरुस्त करवा दी। जी और दुरुस्त करवाने से क्या हुआ कि उसमें पानी भरने लगा। जी तो आज तो कुछ लोगों ने क्या किया कि ये जो बराव क्षेत्र था भूप सागर का, जी उस बराव क्षेत्र में सड़कें बना ली, जी किसी ने प्लॉट बना लिए। जी और जो बिल्कुल उत्तर तरफ था, जी तो सड़कें बनाने और उसके बनाने से लोगों में एक वो हुआ करे हमारी जमीन बीच से जाए, आंदोलन भी हुए, सब कुछ हुआ, जी सर पर गवर्नमेंट ने कभी नहीं सुनी जी और वो पाल जो है वो कायम रखी। और उसकी वजह से आज जो है यदि ये पूरा बढ़ता है तो हरियाणा नगर में भी पानी घुसता है और पंजाबी बाग में पानी घुसता है। जी सर, मेरा तो सिर्फ जानने का इतना पर्पस था कि जिस समय पंड्या जी थे या पंड्या जी की बाड़ी थी और आप क्योंकि इस क्षेत्र को, इस जमीन को बहुत पहले से दे रहे थे, तो पहले ये डूब क्षेत्र की जमीन नहीं थी। नहीं अगर डूब क्षेत्र की होती तो बेचता ही नहीं आप उसको इसका नहीं, सौदा भी पंड्या नहीं। जी की बाड़ी डूब क्षेत्र में नहीं थी। जी डूब क्षेत्र में होती तो खाते में उसी हिसाब से होती। जी डूब क्षेत्र में नहीं थी। जी पंड्या जी के बाड़ी का जो लास्ट जो था कॉर्नर आता है, एरिया, लास्ट एंड एंड आता है। वहां तक पानी आता था, जी जी, जो हरियाणा नगर को पर टच वो करता उसमें नहीं आता था। है। जी सर, इनकी बाड़ी में कभी पानी नहीं आया। इनकी बाड़ी में कभी नहीं नहीं, पानी नहीं आया। हमने कभी नहीं देखा, न तो जी। बारिश में मौसम देखा। इसके बाद में जाकर प्रशासन ने जो है, या कुछ ऐसे तत्व थे कि जिसमें पटवारी भी थे, दूसरे लोग भी थे, जी उनकी जेलेसी थी, जी क्योंकि वहां वो प्लॉट लेना चाहते थे फोखंड में, जी बिना पैसे दिए प्लॉट लेना चाहते थे। जी उनको वो प्लॉट नहीं मिले, उन्होंने साजिश रचकर जी इस जो है वो टूटी पाल को ठीक करवा दी और उसकी वजह से ये पानी भर रहा है। पानी, उसके बाद का नाटक शुरू हुआ। ये सर, उसके आगे तो फिर बाबेल साहब की जमीनें हैं और उसके बाद भी तो आगे बहुत है। हाँ, तो बाबेल साहब में भी प्लॉट बने, सब जी कुछ हुआ। जी सर। बाबेल साहब की तो उसके नीचे है, हाँ, नीचे है, दूध सागर ऊपर के नहीं। ऊपर नहीं है। जी पंड्या जी की बाड़ी से लगे हुई बाबेल की जमीन है। जी 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 जी। तो आप तो इस और पूरे वो एरिया। है दक्षिण की तरफ। जी 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 पंड्या जी की बाड़ी के दक्षिण दिशा में जी रूपलाल बाबेल है, जी जी उसकी जमीन थी। जी जी सर। उसने फिर प्लॉट बनाए जी जी और लोगों को बेचे। जी जी वो रूपलाल जी नहीं बेचे थे, मुझे मालूम है। जी सर। आप क्योंकि सर राजनीति में भी बहुत रहे और तो नहीं, मेरा ख्याल भी इतना था कि सर जो हालात वहां पे हैं इस तरह के, उसको देखकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह का? कुछ नहीं, लोगों ने अपनी लालचवश जी जबरदस्ती यूआईटी में शिकायत की, जी स्टेट गवर्नमेंट शिकायत की, जी। कुछ लोगों की पहुंच थी, इसकी वजह से प्रशासन ने वहां पर जो है ये बखेड़ा खड़ा किया है। बाकी पंजाबी बाग पूरी ना, तरह से, हरिंद नगर पूरी नहीं तरह नहीं फ्री नहीं, जमीन था, वो आपने देखा था बिल्कुल। और आपके नजर में रहा। अब बात करते हैं सर, आप कितनी उम्र के हो गए सर? 84 साल या मैं 83 खत्म हो रहा है। 84 होने वाला है सर। अब आप अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है सर उदयपुर को लेकर के, कि जैसे हम बात, क्योंकि सर बहुत कम लोग हैं जो आपके उम्र के हैं और आज भी एडवोकेसी कर रहे हैं। उनमें गिने चुने नाम है, जैसे बी एल गुप्ता साहब हुए, आप हुए, चपलोत साहब हुए, रोशनलाल जी जैन हुए, शकुंतला मैडम हुए। नहीं, रोशनलाल जी जैन तो मेरे से बहुत जूनियर है। जी चपलोत मेरे से करीबन 4 साल जूनियर है। जी सर। शकुंतला मेरे साथ की है, अच्छा, शकुंतला जी। पर अब वो शकुंतला कमजोर हो गई है, नहीं के बराबर है, इसलिए आना जाना उसका जी कम सर। है। आपके संग कौन रह गया सर? मेरे संग अभी उदयपुर में कोई नहीं। ओ, मेरे साथ वाले जी, वो हैं तो बाहर है, राजसमंद में है, रामचंद्र देवपुरा जो अच्छा, मेरे साथ था, वो है। और एक बिलवाड़ा में है, जी। बस। वरना गुप्ता जी भी, बी एल गुप्ता साहब आपसे छोटे नहीं, हैं? बहुत जूनियर है मेरे से। अच्छा, बी एल गुप्ता साहब करीबन मेरे से 10 साल जूनियर है। प्रैक्टिस में जूनियर है। हाँ, वरना एज में बी एल गुप्ता साहब मेरे से 4 साल बड़े हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 88 के आसपास के मैं कह रहा हूँ मेरे से 4 साल बड़े हैं। जी सर। अब मैं आपसे वो बात करना चाहूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि मैं आपसे जब चाय पीते हुए बात कर रहा था तो आपने मुझे बताया था कि मैं यहाँ पढ़ने आया था, मैं यहाँ से एमबी कॉलेज तक पैदल जाता था, आयरन नदी को आपने बहुत से नजदीक से देखा, अमरूदों की बाड़ियों को देखा, उदयपुर के सौंदर्य को देखा, पहाड़ों को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, गुलाब बाग। और आपने जो बताया कि पहले पंखे भी नहीं चलते थे उदयपुर के अंदर में,
और आज जो हालात बदल गए उसको लेकर के सर थोड़ा सा बैक हिस्ट्री बताएं सर, और शहर कोर्ट की बात ऐसा है, जो आप बता रहे थे। मैं आपको बता दूं जी सर। कि सबसे पहले मैं 1950 में उदयपुर आया। जी। मेरे अंकल के साथ मैं रहता था और उस समय पढ़ने के लिए सूरजपोल में कठीकवाड़ा था, उसमें बालाश्रम चलता था। जी। तो मैंने बालाश्रम का स्टूडेंट रहा, 2 साल तक वहीं पढ़ा। जी सर। बालाश्रम के पास में खाली जमीन थी जो अभी सुरजीत टिम्बर वाले के पास है, वो वहां पर स्काउट आश्रम चलता था। जी। और इसके अलावा वहां पर हर महीने नाटक हुआ करते थे उस जमाने में। जी। और बहुत लोग जो शौकीन थे नाटक के वो वहां देखने आया करते थे। जी। जहां तक उदयपुर का सवाल है, मनोरंजन का साधन नाटक था। नाटक था और कोई नहीं। ये सिनेमा या पिक्चर पैलेस बाद में बना। जी। अशोका सिनेमा बाद में बना, चेतक सिनेमा जो है वो भी बाद में बना। जी। ये 3 सिनेमा थे उदयपुर में। सब लोग, पर तो सबसे सिनेमा था। सबसे पहले जो सिनेमा था वो पिक्चर पैलेस था। ओके, सूरजपोल बस एक ही सिनेमा था। और उसमें भी क्या है कि हमारे जैसे आदमी स्टूडेंट लाइफ वाले 5 आने में जाते थे। और वो 5 आने भी बड़ी मुश्किल से दिया करते थे हम लोग, तो हमारे पास 5 आने होते नहीं थे। जी जी जी। और सबसे आगे वाली बेंच में बैठते थे। जी। और आजकल जो है लोग सबसे पीछे वाली बेंच में बैठते हैं। जी, पसंद करते हैं पीछे पसंद करते हैं। जी सर। तो वो जमाना था। जी। और इसके अलावा आने जाने के साधन में जहां तक सवाल है, लोगों के पास टूटी फूटी साइकिलें थी। जी। साइकिल से आना जाना होता था, न तो उस समय कोई स्कूटर था न कुछ। और गांव में जाते थे, छोटी छोटी बसें चला करती थी, जो एक बस में 20 सवारी बैठती थी, ऐसी बसें जी चला करती थी। तो गांव में थे। उसके बाद में मैं वापस गांव चला गया। घोगुंदा मेरा गांव है जो बस बड़ा मशहूर है। महाराणा प्रताप का राज तिलक घोगुंदा में हुआ है। जी। और जिस बावड़ी से हम पानी पीते हैं उस बावड़ी की छतरी के ऊपर ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ है। ओह अच्छा। तो वहां पर मैंने 12th तक किया और उसके बाद में 1960 में मैं उदयपुर आ गया वापस। जी। पहले आया उस समय में भी शहर कोर्ट के अंदर जो है उदयपुर था। जी। रात को 10 बजे बाद सब दरवाजे बंद हो जाते थे। जी। केवल दिल्ली गेट ऐसा जगह थी जहां से आदमी यदि लेट आता है तो दिल्ली गेट से आ सकता था, क्योंकि दिल्ली गेट में दोनों तरफ दरवाजे थे। अच्छा। उसमें भी बाहर निकलते हुए बाएं तरफ का जो दरवाजा था उससे कोई आदमी बाहर बाहर अंदर नहीं आता था। कारण यह था, उस समय मान्यता यह थी इस छोटे वाले दरवाजे से केवल मुर्दा जाता है। ओए होए। अच्छा। केवल अर्थी उस दरवाजे से निकलती थी, वरना आना जाना लेफ्ट राइट हैंड में जो दरवाजा था वहां से आना जाना होता था। अच्छा। चारों तरफ शहर कोर्ट थी। मैंने सन 64 तक शहर कोर्ट देखी है। 1964 तक यूआईटी ने अपने लालचवश पूरी शहर कोर्ट को तोड़वा दिया। जी। राइट फ्रॉम हाथीपोल टू सूरजपोल, सूरजपोल के आगे तक, उदयपुर सिटी स्टेशन होते हुए सिटी स्टेशन के पहले तक। जी। सिटी स्टेशन के बाद में तो शहर कोर्ट थी जी। और आज भी है। जी। वो तोड़वा दी और वहां पर प्लॉट बना के, जो नाला था वो नाले के ऊपर जो है प्लॉट और दुकानें बना के वो उन्होंने बेची यूआईटी वालों ने, जो मेन रोड के ऊपर है रेलवे लाइन। मेरा जहां तक प्रश्न है, मैं आया था, मेरे पास साइकिल नहीं थी। मैं कोलपोल बड़ा बाजार से एमबी कॉलेज तक पैदल जाता और पैदल आता। उसके बाद में 1962 में मेरे पिता ने मेरे को साइकिल दिलाई। साइकिल पे आना जाना होता था। और यहाँ तक कि वकालत में आने के बाद तक मेरे पास साइकिल ही थी। 1990-91 में जाके मैंने स्कूटर खरीदा था और ये चला। शहर का जहां तक सवाल है, जब मैं यहाँ आया तो सूरजपोल के बाहर कोई दुकानें नहीं थी। सूरजपोल के बाहर लकड़ी के केबिन लगे हुए थे। उसमें ये सिंधी लोग अपना केबिन लगाकर व्यापार करते थे।
जी सिंधी की आबादी बहुत कम थी। जी उनको मेवाड़ भोपाल सिंह जी ने उनको बसाना था, जी और बसाना होने के नाते उन्होंने बड़ी दया की, जी। तो उन्होंने प्रतापनगर में भोपाल कोऑपरेटिव भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और वहां पर जमीन दी। जी थोड़ी जमीन बिलोचिस्तान कॉलोनी में दी, शक्तिनगर में, जी और कुछ जमीन अलग जगह दी। इस तरह से सिंधी लोग जो आए थे उनको बसाने के लिए किया था, और उनको भी लोन दे दे के उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना मकान बनाए थे। जी उन्होंने नो डाउट उन्होंने मेहनत की, जी धंधा जमाया। और उस समय मैं आपको एक बात और बताऊं, खास बात यह है जी कि उस समय में लोग ये नहीं समझते थे कि घी दो तरह के होते हैं। हम्म, उस समय में केवल प्योर घी मिलता था, जी या तो भैंस का मिलता था या गाय का मिलता था, जी या भैंस और गाय दोनों का मिलता था। जी सिंधी लोग आने के बाद में ये जो है डालडा जी की फैक्ट्री थी, वहां से घी यहाँ आता और यहाँ बिकता था, जी और फिर उन्होंने बेईमानी करनी सिखाई, जी। तो घी में मिलावट करके और फिर बेचना शुरू हुआ। उसके ओ, पहले नहीं था उदयपुर में। सर एक बड़ा इशू है शहर का, जो अभी मेरी तारा चंद जी से बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बड़ा साफगोई से एक बात कही थी कि 1950 के आसपास का नक्शा आयरन नदी का उनके पास है। तो मैंने उनसे कहा था कि अब्दुल रहमान का एक फैसला है कि जितने भी नदी नाले तालाब 1947 की स्थिति में है उनको कायम किया जाए। तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया था, हालांकि सब कोई करता नहीं, मगर मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा ताराचंद जी की। उन्होंने कहा मेरा बाप भी नहीं करवा सकता, मैं तो क्या करवा सकता हूँ। आपने क्योंकि सर 1947 उसका की। कारण मैं बताऊं, शेर कोट के पास पास पूरी मतलब जो है खाई थी, जी सर। और उसमें पानी भरा रहता था, जी जी और वो पानी अभी तक आज से 20 साल तक भरा रहता था। और वो जमीन थी सिटी स्टेशन के बिल्कुल सामने से लगाकर उदियापुर तक। अच्छा। फिर क्या किया, तो वो शहर कोर्ट हटाई, वहां पर वो प्लॉट कायम कर दिए, जी जी। और वो प्लॉट कायम करके अग्रसेन नगर की बात कर रहे हैं आप? अग्रसेन नगर के बाहर वाला, बाहर के जो दुकानें, जहाँ जहाँ पे अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं सारे के सारे। रेस्टोरेंट भी है, नटराज रेस्टोरेंट चलता है, वो चलता है। जी उसके पीछे खाई वाली जमीन जी खाली छोटी, जी आज भी खाली पड़ी हुई है, पर जो जो दुकानदार थे सबने वहां नाजायज कब्जा कर लिया और बैठ गए। जी न तो यूआईटी ने वो जमीन आज की तारीख में अलॉट की है, और न यूआईटी ने उसके पैसे लिए। जी। सिटी स्टेशन के बाहर की पूरी जमीन विवादित है। फिर एक जी सिटी स्टेशन के बिल्कुल सामने जी जहाँ बुर्ज बनी हुई है वहां से लगाकर, जी और जो अरावली पेट्रोल पंप लगा हुआ है रोशन जी शर्मा का, जी उस अरावली पेट्रोल पंप तक की जमीन जी को थाना के रतन सिंह जी ने ये कहा, साहब ये मेरे को दरबार ने मेरे को दी है जी और मेरी जमीन है। जी जबकि उसमें से पहले प्लॉट जो है यूआईटी कुछ प्लॉट नीलाम कर चुकी थी। जी उसके आगे खाली जमीन पड़ी हुई थी बुर्ज तक। जी तो बुर्ज तक खाली जमीन थी, तो थाना वालों ने जो मुकदमा किया था, बाद में जाकर यूआईटी को मालूम पड़ा, तो उन्होंने मेरे को एडवोकेट लगाया, जी और मैं यूआईटी की तरफ से मुकदमा लड़ा। और थाना वाले में मनोहर सिंह जी और उनके छोटे भाई जी ये मुकदमा लड़ते थे, क्योंकि रतन सिंह जी की डेथ हो गई। जी जी मुकदमा लड़ते थे, मैंने मुकदमा लड़ा यूआईटी की तरफ से। जी। उस समय कच्ची बस्ती बसी हुई नहीं थी, अच्छा। 2-4 मकान बने हुए थे, तो मुकदमा जीत गए, यूआईटी के फेवर में मुकदमा निकल गया, और उनका दावा खारिज हो गया। उस समय यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर थे पंडा जी, पांडे, मिस्टर पांडे करके कलेक्टर थे। हाँ हाँ। मैंने उनको कहा, मैंने कहा साहब ऐसा है कि ये कच्ची बस्ती बसने जा रही है, अब आप इनको अब हटा दो, और सैलेंट फ्यूचर ये है कि वो कच्ची बस्ती बसती गई, आज वो आपके लिए बड़ा नासूर बन गई। अरबों रुपए की जमीन है वो। उस के लिए गिरजा व्यास ने इंटरफेरेंस किया, और उनका ये सब मेरे वोटर्स हैं, इसलिए अब आप इनको अभी बेदखल मत करो।
पांडे जी ने कहा हाँ भाई ठीक है, गिरिजा व्यास क्योंकि यहाँ की वो थी विधायक, तो नहीं किया। और नहीं करने का परिणाम ये हुआ कि यूआईटी वो जमीन नहीं ले पाई। मगर अभी है तो यूआईटी की वो वो जमीन। यूआईटी की जमीन है। अच्छा, अब दूसरी बात अपन करते हैं सर। आयड़ नदी एक चलो, आयड़ नदी को आपने बहुत करीब से देखा, क्या था इसका स्वरूप पुराना और अब क्या स्वरूप है सर? देखो साहब, ऐसा था आयड़ नदी शुरू से बहुत बहती थी, पानी बराबर बहता था जी, वो तो मैंने भी देखा है सर। और पानी बहता था, छोटे छोटे पुल थे दो जी, एक था स्टेशन के सामने ठोकर चौराहे और एक था आयड वाला, जी, अशोकनगर। ये दो थे। फिर बाद में आयड नदी को धीरे धीरे इन भूमाफियों ने जी आयड नदी पर कब्जा करते 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 आयड नदी को नाला बना दिया। जी जी और नाला बनाने से है जैसे कई सारी जमीन है। जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी सर। आज की तारीख में जो नया पुल बना है अपने भोपालपुरा से न्यू भोपालपुरा में जाने हाँ के हाँ, लिए, केशव वगैरह उधमपुर को जाता। छोटी सी रपट थी जी जी और बिल्कुल एक मतलब पगडंडी का रास्ता था बाहर जाने के लिए, अंदर खेतों में जाने के लिए। जहाँ पे स्कूल बना हुआ है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल भी आज की तारीख में मतलब आयड़ की नदी में बना हुआ। ओह अच्छा, हजार कब्जा शर्मा जी का। शर्मा जी का, क्योंकि शर्मा जी उस समय में पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, सेक्शन थे, उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बने जी। और ये जमीन कुछ जमीन माड़ियों से उन्होंने खरीदी थी, माड़ियों से खरीदी थी। धीरे धीरे ये आयड़ नदी में घुसते 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 रिटेनिंग वॉल बना के वहां भरा भर के जी और काफी लोग हैं। वरना आज भी इनका डॉक्यूमेंट देखो आप तो इनका नाजायज कब्जा है। बहुत सी जगह है इसी तरह से पूरी लाइन में फिर एक ये गट्टानी वाली आयोनेक्स वाली जो जमीन है, ये भी तो ये भी नदी के अंदर थी, ये भी नदी के अंदर है। आयोनेक्स हो गया, पूरी लाइन। जी सर, आप एक को मत कहो, जी सर, सभी पूरी लाइन, पूरी अशोकनगर का बैक साइड एरिया बिल्कुल बिल्कुल ये सब लोगों ने नाजायज कब्जे करके और भूमाफियों ने प्लॉट बनाकर बेच दिए। जी जी सर, पहाड़ों को भी उदयपुर के आपने देखा है, बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से देखा साहब। पहाड़ आज क्या स्थिति है पहाड़ों आज तो ये हालत हो गई जी सर कि सब पहाड़ लगे हो गए जी। हवा आती है। उस समय में हम, मेरे को याद है अच्छी तरह से, हम गर्मी के दिनों में छत पे नहीं सो सकते थे, इतना ठंडा रहता था उदयपुर। पानी की बहुत कमी नहीं थी, पानी जो आता था वो गुलाबाग की बावड़ियों का आता था। जी जी जी, और गुलाबाग की बावड़ियों का पानी सप्लाई होता था। अच्छा, मीठा पानी। अच्छा। उसके बाद में जब आबादी थोड़ी बसी तो पिछोला से पानी लेना शुरू किया जी। जब और थोड़ी आबादी मतलब इधर बस देवाली और इस आसपास के क्षेत्र में बसी तो फिर फतेह सागर से पानी लेना शुरू किया जी। जब फतेह सागर और पिछोला सूखने लगे तो फिर उनमें बोरिंग शुरू हुई थी। आज जब अकाल पड़ा था तो बिल्कुल खाली हो गया था तालाब पूरा। मैंने पूरा पिछोला सूखा हुआ देखा है जी, पूरा फतेह सागर सूखा हुआ देखा है जी। और पिछोला में हम चलकर जो है वो लेक पैलेस गए। जी 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 जी, ये हालत जी जी। ये, और उसके बाद में केवल एक बारिश में पूरा पिछोला भर गया। हाँ, एक ही रात की बारिश में पिछोला फतेह सागर दोनों भरे। पहले बारिश बहुत होती थी जी, बहुत बारिश होती थी उदयपुर में और आसपास के क्षेत्र जो है बड़ा हरा चक थे सर। और सबसे ज्यादा यदि ग्रीनरीज यदि थी तो वो थी उदयपुर से कोटला जाने वाली सड़क नहीं हुआ करती थी, जाने नहीं सकते थे, जंगल था और जंगली जानवर थे, इतना भयंकर एरिया था वो कोटला का। कोई आदमी वहां जाना पसंद नहीं करता। कारण क्या है? जंगल था, आदिवासी लोग रहते थे और आदिवासी भी अपने अपने टापरों में मतलब पहाड़ों पर रहा करते थे, एक जगह बस्ती बसाकर नहीं रखा और आज भी है वही हालत। मगर सर, आज आदिवासियों की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, जो इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं वहां पे। क्या देखो साहब, आदिवासियों के लिए बहुत फंड दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है, और चाहे अधिकारी हो और चाहे दलाल हो सब बीच में खा जाते हैं, बेचारा आदिवासी को नहीं मिलता।
आदिवासियों पर। तो आप तो सर क्योंकि गोकुंदा से आदिवासियों के टच में रहे हैं वो आप। गुजरा तो उस समय मैं साहब माउंट आबू था। जी जी हम छत पे नहीं सो सकते थे। जी छत पे सोते तो रजाई ओढ़ के सोते थे। जी 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 जी। वो जमाना था। मेरी चपलो साहब से बात हुई थी। आज भी गोकुंदा जो है ठंडा है। जी पूरी चढ़ाई तक थे, चढ़ाई तक चढ़ना। उदयपुर से रवाना होते हैं 3 जगह मतलब जो है वो घाटा चढ़ना पड़ता था, तब जाके उदयपुर आता है। जी। तो मैं थोड़ा सा आदिवासियों के बारे में जानना चाहूंगा सर कि आदिवासियों की पहले की पोजीशन और आज के पोजीशन में क्या है। देखो साहब, आज की पोजीशन सुधरी है। जी कारण क्या, थोड़ा सा शिक्षा का प्रसार हुआ है, जी शिक्षा जगी है, और आदिवासियों में नेता जगे हैं जो इनको कर रहे हैं। पर फिर भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनको बेचारों को दबाकर इन गरीबों का शोषण कर रही है। ओहो अच्छा। ये सब पॉलिटिकल पार्टी, आदिवासियों को ऊपर। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हाँ। सबसे ज्यादा फायदा इन आदिवासियों का उठाया है तो वो कांग्रेस ने उठाया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं दो लास्ट क्वेश्चन। मैं अब लास्ट नहीं पता नहीं हो गया। मैं दो क्वेश्चन ये है। एक तो आपने बताया था कि पहले बाजार नहीं था शहर कोट के अंदर, एक बात तो ये बताई थी आपने। शहर कोर्ट के अंदर हाँ, मार्केट थे, जैसे बड़ा बाजार था। हाँ, सबसे बड़ा बाजार जो है मार्केट उदयपुर का बड़ा बाजार था। जी बड़ा बाजार में पुराने दुकानें थी और बाहर ढाले नुमा